इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 21, 1999 टैलाहासी, फ्लोरिडा से होती है। रेमन क्राउच नामी एक रिटायर्ड FBI एजेंट की मौत हो चुकी है। हमें उसका अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। रेमन की पत्नी बहुत दुखी थी। उसे मौत की वजह मालूम ही नहीं थी। उसे हौसला देने के लिए बहुत से लोग आते हैं। आखिर में एक अजीब सा आदमी आया जिसका नाम मार्क जॉनसन था। वो रेमन की पत्नी से कहता है कि अब इन्हें शांति मिल गई। अगले दिन रेमन को दफनाया जाता। जब सभी लोग चर्च से चले जाते हैं तो रात को जॉनसन, जो उसी चर्च में कहीं छुपा हुआ था, वो ताबूत के पास आता है, उसे खोलता है। रेमन की लाश अजीब सी हो गई थी, वो सड़ गई थी। शायद उसे मरे हुए काफी समय हो गया हो। जॉनसन अपने साथ कुछ बड़बड़ा रहा था, मौत और जिंदगी को लेकर। वो रेमन की भी शर्ट उतार देता है और अपनी भी। फिर वो उसके हाथ में एक सेल फोन थमा देता है और ताबूत को वापस से बंद कर देता है। अगले दिन रेमन को दफनाया गया। एक हफ्ते बाद हम जॉनसन को रात के समय कब्रिस्तान में देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा बस रेमन की कब्र को और अपने पास रखे एक सेल फोन को देख रहा था, मानो जैसे मरा हुआ रेमंड अभी उसे कॉल करेगा। मगर असल में जॉनसन ने अपना नंबर डायल पर छोड़ दिया था। अगर रेमन के हाथों में हलचल हुई तो कॉल लग जाएगी। ऐसे जॉनसन को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। जॉनसन को इशारा मिल गया। शॉवल लिए वो उस कब्र के पास आता है। उस रात बारिश हो रही थी। आगे उसने क्या किया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस को इसकी खबर मिल चुकी थी कि किसी ने रेमन की लाश कब्र से निकाल दी है। FBI भी इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाती है क्योंकि रेमन भी FBI का बंदा रह चुका था। एजेंट स्कॉली क्राइम सीन पर आती है जहां एक डॉक्टर बताता है कि देखो, वो आदमी मर चुका था। मैंने अच्छी तरह से जांच की थी। मैंने यहाँ अफवाहें सुनी है कि लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं कि मैंने एक जिंदा इंसान को दफना दिया, तो ये सच नहीं है। स्कॉली उसे समझाती है कि ठीक है, हम पता लगा रहे हैं। एजेंट मॉल्डर पहले से ही वहां मौजूद था, जो कब्र के अंदर उस ताबूत की जांच कर रहा था। स्कॉली के पूछने पर वो बताता है कि चोरी के साथ साथ इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ताबूत को अंदर से भी खोलने की कोशिश की गई थी। हो सकता है यहाँ जो अफवाहें चल रही है, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ने जिंदा इंसान को मुर्दा बताकर गाड़ दिया। केस अजीब था क्योंकि सिर्फ वो बंदा ही कब्र से नहीं निकला था, बल्कि किसी ने उसे निकालने में मदद भी की थी। सभी सबूतों को सामने रखते हुए मॉल्डर कहता है कि एक इंसान ने ही इस कब्र को खोदा है। क्योंकि पिछली रात बारिश हो रही थी तो ज्यादातर सबूत, पैरों के निशान और फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल होगी। खैर, स्कॉली एक स्केप्टिकल औरत है, इसलिए उसे ये तो नहीं लग रहा था कि मुर्दा जिंदा हो चुका है। उसका मानना था कि शायद किसी ने ये सब प्लान किया है पब्लिसिटी के लिए। उनका कोई और मकसद भी हो सकता है, मगर मरे हुए लोग जिंदा तो नहीं होते ना। बातें करते समय मॉल्डर का ध्यान जमीन पर जाता है। वहां था खून से बना हुआ एक सर्कल। इसके बाद हम मॉल्डर, स्कॉली और बाकी एजेंट्स को FBI के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहां ये लोग इस केस को डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि रेमंड भी FBI में रह चुका था, उसके काफी रिकॉर्ड्स थे इनके पास। उसकी पत्नी थी मगर बच्चे नहीं थे। अपने करियर में आज तक उसने किसी को नहीं मारा था, मतलब कि उसके कोई दुश्मन भी तो नहीं हो सकते। इनके रिकॉर्ड्स में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मगर एक बात जो इन्हें सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि रेमंड ने अपनी जान ले ली थी। जहां बाकी सबको ये लग रहा था कि ये चोरी हो सकती है, किसी की शरारत, या जैसे कि स्कॉली ने कहा कि किसी ने पब्लिसिटी के लिए किया होगा। एजेंट मॉल्डर अपनी राय देता है, बताता है कि वहां मौजूद निशान जादू टोना की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुर्दों को जिंदा करने के बहुत से किस्से कहानियां मशहूर है, तो हो सकता है किसी पागल संकी ने कोशिश की हो। स्कॉली पूछती है कि चलो मान लिया कोई शैतान का पुजारी इस रिचुअल को करना चाहता था और उसने किया भी, तो उसने सिर्फ रेमंड को ही निशाना क्यों बनाया? ऐसे तो बहुत से लोग मरे होंगे। इसका जवाब मॉल्डर के पास नहीं था। खैर, डायरेक्टर मिच बाकी सबको बाहर भेज देते हैं। मॉल्डर और स्कॉली को एक राज की बात बताते हैं। रेमंड की तरह 3 और FBI एजेंट ने भी आत्महत्या की थी और उनकी लाशों को भी कब्रों से निकाला गया था। ठीक वैसे ही खून का बना एक सर्कल हर एक के कब्र पर बन चुका था। अब मिलेनियम नाम का एक कल्ट जो इस तरह की बातों पर विश्वास रखते थे, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करना, कयामत का दिन और इंसान का पृथ्वी से खत्म होना। यह एक खुफिया संगठन था
जिसके बारे में बस थोड़ी ही जानकारी इन्हें मिली। तो हो सकता है कि ये काम उनका हो। स्कॉली और मॉल्डर को बताया जाता है कि वो इन बातों को अभी के लिए बाकी सबसे छुपाए रखे। अब चूंकि मॉल्डर को क्लू मिल गया, इसलिए वो और स्कॉली एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहां वो मिलते हैं एक और FBI एजेंट प्रैंक से। प्रैंक की अपनी ही एक अलग कहानी है। उसे बुरे लोगों के बारे में पहले से ही पता होता था, यानी भविष्य की एक झलक देखना। अपनी इन शक्तियों की वजह से उसने काफी केसेस सॉल्व किए थे, मगर अब वो रिटायर हो चुका है और वो यहाँ इस हॉस्पिटल में रहता है क्योंकि अपने इस काम की वजह से उसकी पत्नी मारी गई और वो अपनी बेटी से भी दूर है क्योंकि बेटी की कस्टडी अभी तक उसे नहीं मिली थी। स्कॉली और मॉल्डर केस को लेकर उससे मदद मांगते हैं, मगर वो मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है। हालांकि वो उसे बताता है कि हमारे 4 एजेंट्स को कब्रों से निकाल दिया गया है, हमारा शक मिलेनियम कल्ट पर है और आपने इन पर काफी रिसर्च की है, हमें इस कल्ट के बारे में जानना है। मगर वो मदद नहीं करता। मजबूरन स्कॉली और मॉल्डर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जॉनसन दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में रेमंड की लाश ले जा रहा था। मतलब अब वो लाश तो नहीं रही क्योंकि सच में वो जिंदा हो चुका था और जॉनसन बस अपने साथ उन्हीं रिजरेक्शन वाली बातों को दोहरा रहा था। शाम को उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। टायर बदलने के लिए जब वो रुकता है तो एक पुलिस वाला वहां आया। पहले तो वो पूछता है कि सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जॉनसन मना करता है। तभी उस पुलिस वाले को बदबू महसूस हुई। वो आसपास देखता है। जॉनसन बताता है कि शायद यहाँ कोई जानवर मरा होगा, मगर तभी डेप्यूटी का ध्यान गाड़ी पर जाता है। वो जल्दी से अपनी गन निकालता है। जॉनसन को पीछे हटने के लिए कहता है। जॉनसन अपनी जेब से नमक निकालने लगा और वो फिर से वही शब्द अपने साथ बड़बड़ाने लगा। जैसे ही वो डेप्यूटी डिग्गी खोलता है, वहां मौजूद अदमरा रेमंड उस पर हमला कर देता है। जॉनसन का क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। अगले दिन क्राइम सीन पर मॉल्डर और स्कॉली भी पहुंच जाते हैं। वहां नमक देखकर मॉल्डर समझ जाता है कि वो जादूगर यहीं पर था। नमक से बना हुआ दायरा देखकर मॉल्डर स्कॉली को समझाता है कि ये सिर्फ एक इंसान को सुरक्षित रख सकता है, मतलब कि यहाँ कुछ हुआ और अपनी सुरक्षा के लिए उसने ये सर्कल बनाया। वो अपना बचाव जानता है। वहाँ खून भी था, मगर कोई लाश या जख्मी इंसान इन्हें नहीं मिला था। आसपास अच्छी तरह छानबीन करने पर इन्हें कल रात मरे हुए डेप्यूटी की लाश मिल गई। उसे जमीन में गाड़ दिया गया था और मुंह को स्टेपल किया गया था। खैर मॉल्डर को उसके मुंह में कागज का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर बाइबल के कुछ शब्द लिख के गए थे। इस हादसे के बाद मॉल्डर और स्कॉली एक बार फिर से फ्रैंक के पास चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन आ चुका था कि ये काम मिलेनियम संगठन का है। स्कॉली फ्रैंक से कहती है कि तुम्हारी बेटी की कस्टडी तुमसे छीन ली जाएगी, पर अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। खैर मॉल्डर उसे किसी तरह तो मना लेता है। फ्रैंक बताता है कि द बुक ऑफ रेवोल्यूशन में दुनिया के अंत के बारे में बताया गया है। मिलेनियम कल्ट को इस सब पर विश्वास था। इस कल्ट में 4 लोग थे, वही 4 FBI एजेंट्स। इन सभी ने अपनी मर्जी से खुद को खत्म किया, यानी आत्महत्या। ये एक रिचुअल है क्योंकि ये फिर से जिंदा हो जाएंगे और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वो सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और दुनिया का अंत होगा। तुम जिसे जादूगर कहते हो, वो इंसान अभी इस प्रक्रिया को कर रहा है। वो एक धार्मिक इंसान है और उसे लगता है कि उसे ईश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे समय चाहिए। सिर्फ 1000 साल में एक बार ही ये रिचुअल हो सकता है और 2 दिन में नया साल शुरू होगा। ये लोग जो दोबारा जिंदा हो चुके हैं, अगर ये किसी आम इंसान को मार दे तो मरने के बाद वो भी जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब कि जिस पुलिस वाले को मारा गया है वो कुछ ही घंटों में फिर से उठ खड़ा होगा। ये आदमी एक वीरान से इलाके में है। उसने अपने घर के चारों ओर फेंस लगाई है। अगर उसे ढूंढ लिया तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। मॉल्डर और स्कॉली को काफी मदद मिल जाती है। मॉल्डर उस इंसान को ढूंढने अकेले ही मैरीलैंड के लिए निकल गया, मगर जाने से पहले वो स्कॉली को बताता है कि जिस पुलिस वाली की लाश हमें मिली, पोस्टमार्टम वालों को कह दो कि उसे हाथ ना लगाए। मगर देर हो चुकी थी। जो लड़की ये ऑटोप्सी कर रही थी उसे स्कॉली की कॉल बाद में आई। तब तक उसने लाश के मुंह को खोल दिया था जिसमें ढेर सारा नमक था। स्कॉली उसे बताती है कि लाश की ऑटोप्सी रोक दो। जब तक वो समझ पाती वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया। वो उस लड़की पर हमला करता है। स्कॉली वहां पहुंच जाती है, देखती है कि वो लड़की काफी जख्मी है। इससे पहले कि स्कॉली उसकी मदद करती, वो पुलिस वाला स्कॉली पर भी हमला करने के लिए बढ़ता है।
स्कॉली गोलियां चलाती है मगर उस डेप्यूटी पर कोई असर नहीं होता, वो गिर जाती है। वहाँ जॉनसन भी था, उसके हाथ गन लग गई। सीन यही कर स्कॉली के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता, मगर कुछ घंटे बाद जब वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, हमें डायरेक्टर मिच दिखाए गए जो स्कॉली को देखने आया था। स्कॉली जिंदा थी, वो बताती है कि अजीब बात है, वो डेप्यूटी मर चुका था मगर वो फिर से जिंदा था। मैंने कई गोलियां चलाई मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो आदमी जिसे मॉल्डर जादूगर कह रहा है वो भी यहाँ था। उसने मेरी जान बचाई और इसे सर पर गोली मार दी जिससे ये खत्म हो गया। मिच मॉल्डर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। हम उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर वो हमें मिल ही नहीं रहा। असल में मॉल्डर मैरीलैंड गया था सस्पेक्ट की तलाश में, जैसा प्रैंक ने बताया था, और उसे उसका ठिकाना मिल भी जाता है। चारों तरफ फेंस थे, वहाँ उसे कुछ नमक मिल जाता है जिसे वो अपने जेब में भर लेता है। फिर वो चुपके से जॉनसन के घर में दाखिल हुआ। घर अजीब था, जानवरों के पुतले हर जगह पड़े हुए थे। फिर उसे तहखाने का दरवाजा मिल गया। जैसे ही वो चेक करने तहखाने में गया, जमीन से वो लोग बाहर निकलते हैं, मतलब वही लोग जो पहले मर चुके थे और अब जिंदा है। वो मॉल्डर पर हमला करते हैं। इतने में जॉनसन भी घर लौट आया था। अब इससे पहले कि मॉल्डर बेचारा उन अधमरे लोगों से बचकर भाग आता, जॉनसन तहखाने का दरवाजा ही बंद कर देता है। हमें और जॉनसन को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कॉली पर, जो प्रैंक के पास जाती है मदद मांगने, क्योंकि सच तो ये था कि असल में मॉल्डर का कोई अता पता ही नहीं था। उसे फिक्र थी, मैरीलैंड में उसे ढूंढना मुश्किल था क्योंकि वो एक बड़ा इलाका था। प्रैंक स्कॉली को जॉनसन का पता तो नहीं देता मगर खुद वहां जाने के लिए निकल गया। हमें मॉल्डर दिखाया जाता है जो उस तहखाने में बुरी तरह फंस गया था। उसका एक हाथ भी जख्मी हो चुका था मगर वो नमक जो उसने यहाँ आने से पहले अपने जेब में भर लिया था, उसी से उसने अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बनाया था जिस वजह से मरे हुए लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अभी के लिए तो वो जिंदा था मगर हाथ से काफी खून बह चुका था। ऐसे ही रहा तो उसकी भी मौत हो सकती है। कुछ घंटे बाद वहाँ खुद फ्रैंक आता है। फ्रैंक जॉनसन को जानता था, बल्कि वो कल्ट के हर सदस्य को जानता था। उसने इन लोगों की काफी मदद की मगर जब पत्नी मर गई और दुनिया की अंत वाली बातें सामने आई तो फ्रैंक इनसे अलग हो गया और उसने खुद से ये वादा किया कि वो कभी भी इस सब के बारे में नहीं बताएगा। जॉनसन खुश था कि वो लौट आया क्योंकि फ्रैंक ने ही भविष्य की वो झलक देखी थी जिसमें इंसान का कोई अच्छा भविष्य है ही नहीं, सिर्फ दर्द है। तो दुनिया का अंत या इंसानों की मौत जॉनसन के लिए एक आजादी की तरह है। उसे लगता है कि इससे इंसान मुक्त हो जाएगा। जॉनसन बताता है कि यहाँ एक पुलिस वाला है जो नीचे बेसमेंट में बंद है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। वो प्रैंक को एक गन देता है। गन लेते ही प्रैंक ने जॉनसन को पकड़ लिया। वो नीचे मॉल्डर की मदद के लिए जाता है। मॉल्डर अभी तक जिंदा था मगर काफी जख्मी। मरे हुए लोग प्रैंक पर भी हमला करते हैं मगर स्कॉली ने प्रैंक की कॉल ट्रेस की और उसे इस लोकेशन के बारे में पता चला। जब मॉल्डर और प्रैंक दोनों की जान खतरे में थी, स्कॉली वहां ठीक समय पर पहुंच गए। उन मरे हुए लोगों को अब वो सही में मार देती है। कुछ देर बाद वहां एम्बुलेंस और पुलिस वाले आ गए। आज नया साल शुरू होने वाला था। मॉल्डर और स्कॉली ये सब ना रोकते तो दुनिया का अंत हो जाता। इसके बाद जॉनसन को एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। प्रैंक को उसकी बेटी की कस्टडी भी मिल गई। सभी लोग क्रिसमस मना रहे थे। टीवी पर काउंटडाउन शुरू था। फ्रैंक स्कॉली और मॉल्डर का शुक्रिया अदा करता है और अपनी बेटी को लिए वो वहां से चला गया। अंत में स्कॉली और मॉल्डर किस करते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।